हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ, यूनिट वाइज करेंगे। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम में इससे आपकी स्कोर बूस्ट होगी। और जो मेरे लर्नर्स हैं वो जानते ही हैं कि मेरा प्रीवियस ईयर्स करवाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है। दैट मीन्स हम बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को भी साथ में समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉटम टू अप अप्रोच। यानी कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो है थ्योरेटिकल चीज़ें, जो आपके सिलेबस के कंसेप्ट्स हैं, उनको भी क्लियर करते हैं। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप अपना पेन पेपर पकड़ लीजिए हाथ में। चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं, भूलने वाली चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आपको बता दूं कि हमारा जो 2026 वाले बैचेज हैं वो एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स के कॉम्बो पेपर है ये, मतलब इसमें दोनों पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स अवेलेबल रहेंगे। वैलिडिटी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स और अभी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आरबीआई, डीपीआर, है ना, इन सब के तमाम कोर्सेज जो है हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहते हैं विद बेस्ट गाइडेंस एंड बेस्ट फैकल्टी। सो चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, तो हम बेसिकली यहाँ पे 2024 एंड 2025 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम ईयर 2024 से। सो लेट्स सी। देखिए, इस क्वेश्चन में अब क्या है, लेबर कैपिटल रेशियो, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस। तो लिस्ट 2 में आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं और हमको मैचिंग करना है। तो देखिए, ध्यान से समझिए इसको। पेन का कलर रख लेते हैं हम ब्लैक। ठीक है, चलो। सो लेबर कैपिटल रेशियो, देखिए लेबर कैपिटल रेशियो क्या है, दैट इट इज अ लेबर कैपिटल रेशियो। सो यू कैन से द अमाउंट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल यूज्ड, यानी कि पर यूनिट ऑफ कैपिटल के पीछे जो लेबर का अमाउंट जितना यूज हुआ है, दैट इज अ लेबर कैपिटल रेशियो। लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, सो ए को हम थर्ड से मैच कर देते हैं। देन लेबर इंटेंसिव कमोडिटी क्या है, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी इज कमोडिटी विथ लोअर कैपिटल लेबर रेशियो एट ऑल रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस। देखिए, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी वो है जिसमें लेबर ज्यादा यूज हो रहा है कैपिटल के मुकाबले। ठीक है। सो इफ ही, यहाँ पे इसने क्या लिखा है, कैपिटल लेबर रेशियो। कैपिटल लेबर रेशियो मीन्स दैट थिंग। ठीक है, मीन्स दैट थिंग। सो ऐसी कमोडिटी जिसमें कैपिटल लेबर रेशियो कम हो। कैपिटल लेबर रेशियो कम होने का क्या मतलब है, लोअर कैपिटल लेबर रेशियो। जैसे मान लीजिए कैपिटल मैंने 1 लिया, लेबर मैंने 2 लिया, तो दैट इज लोअर कैपिटल लेबर रेशियो, है ना। तो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी जिसमें लेबर ज्यादा है, कैपिटल कम है, दैट मीन्स जो कैपिटल लेबर रेशियो है वो आपकी लो होगी। समझ गए, यानी कि लेबर के मुकाबले कैपिटल का यूज कम हो रहा है, तो दैट इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। फिर आता है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का कंसेप्ट हम यूज करते हैं जब हम आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें हम assumption लेके चलते हैं, है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाली, कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू यानी कि कमोडिटी का प्राइस जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय एक्सक्लूसिवली फ्रॉम इज लेबर कंटेंट, कि भाई कितने मैन डेज रिक्वायर्ड है, कितना लेबर रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने के लिए। सो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, दैट मीन्स कमोडिटी का प्राइस जो है डिटरमाइन होता है उसकी कितना लेबर लग रहा है उसको बनाने में, है ना। सो लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हियर बेसिकली। ठीक है। देन लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस कौन सी होगी, लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, ऐसी कमोडिटी जिसमें लेबर का ज्यादा यूज हो रहा है ना। अब जब बात आएगी सेविंग की, सेविंग मीन्स जिसमें लेबर सेव हो रही है, ऐसा टेक्निकल प्रोग्रेस जिसमें लेबर सेव हो रही है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिसमें कैपिटल ज्यादा यूज हो रहा है लेबर से, ऐसी टेक्निकल प्रोग्रेस। ठीक है। सो दैट मीन्स इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल प्रोपोर्शनेटली मोर देन लेबर। लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस, यानी कि लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस को आप लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निकल प्रोग्रेस बोल सकते हो। कैपिटल इंटेंसिव है तो लेबर उसमें सेव हो रही है, दैट मीन्स कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज प्रोपोर्शनेटली मोर देन लेबर। ठीक है। सो डी का आएगा आपका 4th। सो देखते हैं, ए का आ गया आपका फर्स्ट आंसर ही है। देखिए, ए का 3rd आ गया, बी का 2nd आ गया, सी का आ गया 1st एंड डी का आ गया 4th। ठीक हो गया। तो ये सारा मैंने आपको समझा ही दिया है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी वेज थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीटेड हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। एफिशिएंसी वेज थ्योरी जो है उसका कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, देखिए काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट इससे एसोसिएटेड, हम सभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनमें से अगर सही आंसर देखें तो टिम बर्गन तो आपका शैडो प्राइजेस से रिलेटेड है, ये पैरेटो ऑप्टिमिलिटी की कंडीशंस आ गई, मार्शल के और कुछ कंसेप्ट हैं। येलेन एंड स्टिग्लिट्ज के ने एफिशिएंसी वेज थ्योरी का कंसेप्ट डेवलप किया था। इसके अलावा और भी इकोनॉमिस्ट हैं, लेट्स सी। Yellen and Stiglitz are prominent economists who made significant contributions to the development of efficiency based theory। ये efficiency based theory होती क्या है? Let's see। कहते हैं how paying wages about the, जब हम पढ़ते हैं ना आपका वो न्यू केंजियन वाला हम जब थ्योरी पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं एफिशिएंसी वेजेस का कंसेप्ट, कि जो एक मार्केट क्लियरिंग वेज रेट से अगर वेज रेट ज़्यादा दी जाए, बेसिकली केन्स ने भी अपने न्यू केंजियन का जब हम पढ़ेंगे थ्योरी उसमें एफिशिएंसी वेजेस को सपोर्ट किया कि जब मार्केट क्लियरिंग वेज रेट से ज़्यादा वेजेस वर्कर्स को दी जाती है तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मार्केट क्लियरिंग वेज रेट जिसकी क्लासिकल्स बात करते थे, क्लासिकल्स मार्केट क्लियरिंग वेज रेट की बात करते थे कि वेज रेट वहाँ पे डिटरमाइन हो जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर दोनों बराबर है ना। न्यू केंजियंस में हमने पढ़ा कि मार्केट क्लियरिंग वेज रेट से ज़्यादा वेज रेट यानी कि एफिशिएंसी वेज अगर वर्कर्स को मिलेगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। ये वही कंसेप्ट है एफिशिएंसी वेज का कि मार्केट क्लियरिंग लेवल से अगर वेजेस अबव होंगी तो इससे वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जिससे फर्म की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इज ए फंक्शन ऑफ वेज, कि अगर वर्कर्स को आप ज़्यादा पे करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा एफिशिएंसी वेज थ्योरी से कौन कौन से इकोनॉमिस्ट रिलेटेड है, लिविंगस्टन, स्टिग्लिट्ज, एकरलॉफ, शैपिरो, स्टिग्लिट्ज, एकरलॉफ, येलेन, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, ये अगला क्वेश्चन देखिए। लेट्स सी लॉयंटिफ, टिम बर्गन, केन्स एंड बैटरैंड, आपको मैचिंग्स करने हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट मैच। देखिए अभी मैंने आपको ये बताया ही था कि जो टिम बर्गन ये शैडो प्राइस का कंसेप्ट से हम इसको रिलेट करेंगे, है ना, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। देन कंजम्पशन फंक्शन केन्स ने दिया है, कंजम्पशन फंक्शन दैट इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया, एब्सोल्यूट कंजम्पशन फंक्शन दिया, है ना। देन लॉयंटिफ का इनपुट आउटपुट मॉडल आ गया एंड बैटरैंड ने क्या, बैटरैंड का ओलिगोपोली मॉडल जिसमें हम पढ़ते हैं प्राइस कंपटीशन विद होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। कुर्नो के मॉडल में क्वांटिटी में कंपटीशन रहता है, बैटरैंड के मॉडल में प्राइस में कंपटीशन रहता है, ठीक है। सेकंड आंसर आपका इसमें हो गया सही, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे ऐड होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये आपका बैटरैंड का मॉडल 1883 में आया था। चलो मॉडल्स के लिए ओलिगोपोली मॉडल्स पर मेरी क्लास चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आप कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो कोर्स में बहुत अच्छे से हमने सारे मॉडल्स पढ़े हुए हैं। कुर्नो, बैटरैंड, मतलब A to Z सारे ओलिगोपोली के मॉडल्स हमने पढ़े हुए हैं, जिसमें बैटरैंड मॉडल की मेन अजम्पशन हम ये लेके चलते हैं ना कि फर्म एज्यूम करता है कि अदर फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा, और पूरा कहानी की तरह मैंने आपको बैटरैंड, एजवर्थ मॉडल ये सारे समझाए हुए हैं। फिर लॉयंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल हो गया 1991 में। कंजम्पशन फंक्शन में आपका जो एब्सोल्यूट इनकम हिपोथेसिस हम पढ़ते हैं वो केन्स ने दिया है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन केन्स ने दिया है, ठीक है। एंड जो कंजम्पशन फंक्शन दैट बेसिकली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय J.M. केन्स। और ये आपका आ गया शैडो प्राइजेस, J.N. टिम बर्गन, जो शैडो प्राइजेस का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसको। देखिए इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं शैडो प्राइजेस के बारे में। बेसिकली शैडो प्राइजेस क्या है, इंट्रिंसिक या ट्रू वैल्यू ऑफ द फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स इन द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइजेस। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, जिनकी मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जाती, मार्केट वैल्यू जिनकी नहीं पता लग पाती, उसकी एक ना हम हिपोथेटिकल प्राइस उसका लेकर चलते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ का, जिसको हम शैडो प्राइजेस बोलते हैं। बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट इवेल्युएशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स प्रोजेक्ट के इवेल्युएट करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कितना कॉस्ट देगा, कितना बेनिफिट देगा, मतलब एक हिपोथेटिकल प्राइस देकर उसको समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दी हुई है पब्लिक गुड्स की।
वैल्यूइंग टाइम सेव्ड बाय, जैसे मान लो कोई न्यू पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का सोच रही है गवर्नमेंट, है ना, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लेने के बारे में हम सोच रहे हैं, तो वहाँ पे अब क्या होगा कि लोगों का टाइम बचेगा उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो अब वो जो लोगों का टाइम बचेगा उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, उसको एक हिपोथेटिकल प्राइस दे दिया कि जो कोई इसका मार्केट प्राइस नहीं है ना लोगों का जो टाइम बच रहा है उसमें। तो हमने जस्ट ये चीज़ देखनी है कि भाई वो प्रोजेक्ट बेनिफिट देगा भी लोगों को या नहीं, उसके लिए हमने उस जो टाइम सेव हो रहा है ना लोगों का उसको एक शेडो प्राइस दे दिया, एक हिपोथेटिकल प्राइस दे दिया, ठीक है। So let's see, economist assign a shadow price per hour saved to quantify the project social benefit, कि उस प्रोजेक्ट से सोशल बेनिफिट कितना होगा उसको क्वांटिफाई करने के लिए पर और जो लोगों का सेव हो रहा है उसको एक पर्टिकुलर प्राइस दे दिया कि इतना बेनिफिट लोगों को मिला, ठीक है, क्वांटिफाई कर दिया उसको। सो दैट इज द बेसिकली शेडो प्राइस कंसेप्ट, जो हम कॉस्ट एंड बेनिफिट प्रोजेक्ट की इवैल्यूएट करने के लिए इसको यूज करते हैं कि भाई उस प्रोजेक्ट से कुछ बेनिफिट हो भी रहे नहीं, अगर उसके बेनिफिट्स उसके कॉस्ट से ज्यादा होंगे तभी उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है जी। सो लेट्स सी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देखिए कॉब डुगला से, इन द कॉब डुगला प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू अल्फा ए लेबर अल्फा कैपिटल बीटा एंड पैरामीटर्स ए एंड बी क्या मेजर करते हैं। देखिए पैरामीटर्स ए एंड बी मेजर करते हैं आपका आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ इनपुट, दैट इज अ वेट। देखिए सो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन रहता है जिसमें क्यू आउटपुट है, ये ए आपका टेक्नोलॉजी है दैट इज लेबर दैट इज कैपिटल, अल्फा का मतलब है शेयर ऑफ लेबर इन प्रोडक्शन, कैपिटल का मतलब है शेयर ऑफ कैपिटल इन प्रोडक्शन। आप ऐसा भी बोल सकते हो शेयर ऑफ लेबर इन प्रोडक्शन का मतलब आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर में चेंज आने से आउटपुट में कितना चेंज आया, ठीक है। एंड दिस बीटा इज शेयर ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल के ऊपर पावर लगा है ना, वो ये मेजर करता है कि कैपिटल का प्रोडक्शन में कितना शेयर है। जो लेबर के ऊपर पावर लगा वो ये मेजर करता है कि लेबर का आउटपुट में कितना शेयर है। दैट मीन्स आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट हो गए ना, ये दो इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल, क्लियर। नेक्स्ट देखिए ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इसमें आपको पता करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो व्हेन प्राइस कंजम्पशन कर्व, कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व अगर गुड का पैरेलल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से तो डिमांड फंक्शन फॉर द गुड इज यूनिटरी इलास्टिक होगा। देखिए मैं पहले आपको एक पहले वाला समझा देती हूँ फिर चलो नेक्स्ट स्लाइड पर। सो बिल्कुल ये सही है। देखिए हमने ना प्राइस कंजम्पशन कर्व जब हमने क्लास लिया था इसका, तो अलग अलग केसेस में हम लोग प्राइस कंजम्पशन कर्व पढ़ते हैं कि लग्जरी के केस में कैसा होगा, है ना, अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्या उसका इंटरप्रिटेशन है, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो क्या उसका इंटरप्रिटेशन है। सो दैट इज़ बेसिकली आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये 5वां 6वां क्लास होगा ना, इसमें हमने सारा प्राइस कंजम्पशन कर्व पढ़ रखा है। सो ये बिल्कुल ठीक है, मैं समझाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर डायग्राम से कैसे। अब जो बी पॉइंट है उसको देखिए, बी पॉइंट में वो कहता है कि आपको log डी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा log वाई प्लस गामा log पी दिया हुआ है। तो इलास्टिसिटी ऑफ log डी विद रिस्पेक्ट टू log पी जो है वो ये है गामा, तो नहीं है ये, देखो पता क्यों, क्योंकि ये देखो ना, अब अगर मुझे इलास्टिसिटी निकालनी होती है ना तो मुझे पूरा एक फार्मूला लगाना पड़ता है दिस ये वाला, दैट दिस फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब जैसे मान लो मैं ये वाला जो है इसका निकालती हूँ ना, इट विल बी 1/d डेल्टा डी ओवर डेल्टा पी इज इक्वल टू पी की रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेशन करें 1/p एंड गामा, ऐसा आ जाएगा आपका, है ना। एंड इट वुड बी डेल्टा डी ओवर डेल्टा पी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम उसकी इलास्टिसिटी निकाल सकते थे। ये इस साइड आ गया आपका, तो अगर हम इस पर पुट कर देते हैं वैल्यूज, डी ओवर पी गामा मल्टीप्लाई, तो ये कटिंग हो गई, गामा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझो। पर बेसिकली दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी, नॉट इलास्टिसिटी ऑफ log डी विद रिस्पेक्ट टू log पी, है ना।
मतलब ये जो चीज मैंने निकाली है, गामा जो आपका आया है, ये क्या है, ये फार्मूला आपका, दैट इज द बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी है ना, इलास्टिसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। ऐसा होता तो ये सही होता, पर उसने यहाँ पे लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ log डी विद रिस्पेक्ट टू log बी, तो दैट इज अ गामा, सो दैट इज अ नोट राइट बेसिकली। ठीक है, तो बी आपका सही नहीं है। फिर ये ठीक है, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी इन सिंपल केजियन सिस्टम इज रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 MPC, दैट मीन्स MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइज बिटवीन 0 to 1। अब उसने क्या, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की बात कर रही हूँ, बाय डिफॉल्ट ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की बात कर रहा है, यहाँ पे उसने एवरेज वर्ड यूज नहीं किया हुआ। अगर एवरेज वर्ड यूज नहीं किया तो दैट मीन्स वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व तो आपका ऐसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बनता है ना। सो दैट्स वाई आपका डी ऑप्शन भी गलत है, तो यहाँ पे सही आएगा सिर्फ ए एंड सी आपका। क्लियर? ठीक है, ये देखो अब मूव, तो ये आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व है, जो आपको दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल शेप, इसकी ये हॉरिजॉन्टल शेप दिख रही है ना, दैट इज टेक ए ये आपका जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है ना, बेसिकली जब मैं प्राइस लाइन है ना, इन डिफरेंस कर्व जो है आपका, है ना, उसके टेंजेंसी पॉइंट्स जो होते हैं उसको ट्रेस करके आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व बनता है। ठीक है, ये कैसे है मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा इसके बारे में। लेट्स सी, जैसे सबसे पहले ना हम, ये मेरी प्राइस लाइन थी PL3, ये प्राइस लाइन थी, यहाँ पे एक्स गुड है, यहाँ पे वाई गुड है। अब क्या होता है, कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, देन जो एक्स गुड है आपका, उसका प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक्स गुड का प्राइस बढ़ रहा है, सॉरी एक्स गुड का प्राइस इंक्रीज होगा, तो आपकी प्राइस लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होती है, कम होती है। सो एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, यानी कि हम पीछे की तरफ मूव हो गए, यहाँ पर आ गए। सो नाउ कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट। ठीक है, देन उसका प्राइस और बढ़ गया और पीछे शिफ्ट हो गए, डिमांड और कम होगी, देन द कंज्यूमर इज दैट पॉइंट। इसको ट्रेस करके मेरा बन गया प्राइस, पर इसकी अलग अलग शेप्स होती हैं। ये ऐसे बनाया, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग भी ये बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है ना, डिफरेंट इसकी शेप्स होती है। अपवर्ड स्लोपिंग भी बनता है। यहाँ पर मतलब जो रिप्रेजेंट करी है वो इसकी हॉरिजॉन्टल शेप करी है। ये किस केस में हॉरिजॉन्टल शेप होती है, अब ये समझिए। इट मीन्स देन दैट, देखिए गुड एक्स का जब अगर प्राइस, देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया ना कि उसका प्राइस बढ़ रहा है तो हम पीछे जा रहे हैं, इसको आप उल्टा भी ले सकते हो। उल्टा दैट मीन्स अगर प्राइस कम होगा तो हम आगे जाएंगे, है ना, दोनों तरीके से। जस्ट दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि प्राइस कंजम्पशन कब होता गया, जस्ट मैं आपको वो समझा रही हूँ। जैसे हम पहले मान लीजिए यहाँ पर थे, अगर एक्स गुड का प्राइस कम होगा तो ये लाइन आगे जाएगी, एक्स गुड का प्राइस और कम होगा तो ये लाइन और आगे जाएगी। बात समझे ना? तो ये चीज अब जैसे क्या डिपिक्ट कर रहा है कि एक्स का प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी परचेज्ड इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब कि देखो ये हॉरिजॉन्टल प्राइस कंजम्पशन का ये डिपिक्ट कर रहा है कि जैसे जैसे मेरा एक्स का प्राइस कम हो रहा है, यानी कि हम आगे जा रहे हैं, है ना, तो जितना ये प्राइस कम हो रहा है उतनी ही उसकी डिमांड बढ़ रही है, उतनी डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वाई की क्वांटिटी सेम रह रही है, क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ गुड वाई रिमेन्स द सेम, है ना, वो सेम रह रही है, और सिर्फ एक्स जो है, एक्स की डिमांड पर ही फर्क पड़ रहा है। एक्स का प्राइस कम होने से एक्स की डिमांड ही बढ़ रही है, वाई की डिमांड पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वाई उससे रिलेट ही नहीं करता। दैट मीन्स एक्स वाई गुड्स एक दूसरे से रिलेट नहीं करते कि एक्स का प्राइस, एक तो ना हम लेते हैं सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि भाई एक गुड का अगर प्राइस बढ़ेगा कम होगा, दूसरे गुड की भी डिमांड पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे गुड्स नहीं है वो वाले, है ना। तो अगर एक्स का प्राइस कम हो रहा है, वाई की डिमांड सेम की सेम रह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्स की डिमांड प्रपोर्शनेटली उतनी बढ़ रही है जितना एक्स का प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना। सो दैट इज द थिंग, क्वांटिटी परचेज्ड इंक्रीजेस प्रपोर्शनेटली बट द क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ गुड वाई रिमेन्स द सेम, सो दैट्स वाई हॉरिजॉन्टल प्राइस कंजम्पशन कर्व। क्लियर? देखिए यहाँ पे वही चीज जो मैंने आपको कही थी,
द इलास्टिसिटी इज यूजली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, नोट देयर लोगैरिथम्स, है ना, तो हम लोगैरिथम्स की टर्म में उसको नहीं लिखेंगे. while the derivative of log d with respect to log p is gamma. this is not commonly used definition of price elasticity. वही चीज जो मैंने आपको समझाई है ना कि हम उसमें कैसे सॉल्व करेंगे. आगे देखिए. सो अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज. देखिए ये तो वो चीज़ है कि हम जिस क्रोनोलॉजी में इसको पढ़ते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूटिलिटी एनालिसिस. लेट्स सी, सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस हो गई आपकी. यूटिलिटी एनालिसिस के बाद अब बच्चे बोलते हैं मैम डिमांड कब पहले आना चाहिए, मैं इसके बारे में समझाती हूँ आपको. सो यूटिलिटी एनालिसिस, बिकॉज जो हम, आपको याद है जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड के हम डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के कुछ रीजंस करते हैं. उस रीजंस में एक तो हम लेते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, एक हम करते हैं इनकम इफेक्ट, एक हम रीजन पढ़ते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अगर आप कोर्स वाले स्टूडेंट्स हो तो आपको याद होगा, उसका थर्ड रीजन मैंने आपको एक पढ़ाया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दैट मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, राइट. तो जो कारण है, यानी कि जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है वो पहले आया था डिमांड से, दैट्स व्हाई दैट इज द रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ना. बात समझे. सो यूटिलिटी एनालिसिस को हमेशा हम डिमांड कर्व एनालिसिस से पहले कंसीडर करते हैं. सो यूटिलिटी एनालिसिस, देन इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस हो गया आपका. यूटिलिटी एनालिसिस का ही में ही हम एक कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं. इनडिफरेंस कर्व आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी में हो गया, ठीक है. देन जब हम इनडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं तो उसमें हम बजट लाइन का कंसेप्ट लेते हैं, दैट इज द थर्ड. देन बजट लाइन एंड इनडिफरेंस कर्व, ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, ये बजट लाइन, ये इनडिफरेंस कर्व मिला के बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो ये आएगा फोर्थ नंबर पे. देन डिमांड कर्व एनालिसिस हमने यूटिलिटी वाली चीज के बाद लिया है बेसिकली. ये सारे यूटिलिटी वाले कंसेप्ट थे ना बाकी के, तो ये चीज. आगे चलते हैं. सो ये देखिए, ये टॉप बेनिफिशियरी फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग लंदन. बिकॉज देखिए कंट्री तो अब यहाँ पे एक ही है और कोई कंट्री तो है नहीं. ऑब्वियसली अगर वो पूछ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग से टॉप बेनिफिशियरी, तो वो कोई कंट्री का पर्टिकुलर जिक्र हो रहा है यहाँ पर, है ना. तो कंट्री एक ही दिया हुआ है लंदन, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए उसको हम उसी से मैच करेंगे. कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पेरेटो एफिशिएंट. कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पेरेटो एफिशिएंट. ये हम फर्स्ट वेलफेयर, देखिए दो होते हैं, फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम होता है, एक सेकंड वेलफेयर थ्योरम होता है. फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम में हम ये पढ़ते हैं. देन जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस आपका वालरस ने दिया, और पार्शियल वाला किसने दिया है, पार्शियल इक्विलिब्रियम मार्शल ने, है ना. देन गेम थ्योरी का कंसेप्ट आ गया न्यूमन एंड मॉर्गनस्टर्न, ठीक है. ये देखिए आगे, अब ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. सो लेट्स सी, सपोज Q इज इक्वल टू 20 ओवर P. इसको पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, आपसे हो रहा है कि नहीं, मैं तो फिर करवाऊंगी ही इसको. P जो है उसने लेस देन इज इक्वल टू 10 दे रखा है, MC 1 दे रखा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एंड क्वांटिटी विल बी. मैंने यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, आप करिए सॉल्व, अदरवाइज आई विल डू. करें. देखो अब पहले हम इसमें MR MC निकाल के देखते हैं. MC तो दिया हुआ है, चलो MR क्या है, टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू के पहले निकालना पड़ेगा ना, मतलब MR निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. सो हियर प्राइस को ऐसे ही रहने दो, क्वांटिटी 20,
सो लेट्स सी, हम पी का ही पुट करते हैं, उसको क्वांटिटी की फॉर्म में बना लो। लेट्स सी पी इज इक्वल टू 20/Q आ जाएगा ना सिंपली। सो पी को अगर आप 20/Q पुट कर दें तो Q आपस में कट गया, ये 20 आ गया, टी है, यानी कि एम आर आएगा 0, राइट। सो मेरा जो एम आर है आप अगर देखें तो वो एम सी से कम है क्योंकि एम सी 1 है, ठीक है। अब इनमें से कौन सी कंडीशन बनेगी, लेट्स सी। अगर एम आर एम सी के बराबर हो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट रहता है, हमको पता है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। अगर मेरा एम आर एम सी से ज़्यादा है दैट मीन्स प्रोड्यूसिंग मोर एड्स मोर टू रेवेन्यू देन कॉस्ट, यानी कि फर्म को अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहिए। अगर एम आर जो है वो एम सी से कम आ रहा है, जो मेरे केस में आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शुड डिक्रीज आउटपुट टू कट लॉसेज एंड इंक्रीज टोटल प्रॉफिट। आउटपुट को डिक्रीज करना आप ऐसा समझ सकते हैं कि आउटपुट को मुझे मिनिमाइज करना है। सो आउटपुट को मिनिमाइज करना है। अब यहाँ पे उसने जो आपको प्राइस कंडीशन दे रखी है, ये दे रखी है कि जो प्राइस है वो या तो 10 से कम होगा या 10 के जितना होगा, कि इक्वल टू भी दे रखा है ना, दैट मीन्स हाईएस्ट प्राइस उसने 10 दे रखा है, कंस्ट्रेंट दे रखा है हाईएस्ट प्राइस 10, ठीक है। तो अब क्या है, मुझे आउटपुट मिनिमाइज आउटपुट करना है, तो दैट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइस मैक्सिमाइज करना है, इनवर्स रिलेशन है ना दोनों में। इफ आई हैव टू मिनिमाइज द आउटपुट देन आई हैव टू मैक्सिमाइज द प्राइस हियर, है ना। सो मैक्सिमाइज द प्राइस यानी कि प्राइस को, हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे मैं 10 कंसीडर करती हूँ, हाईएस्ट प्राइस आई विल कंसीडर हेयर 10। तो उस अकॉर्डिंगली अगर मैं आपका क्यू निकालूं तो इट वुड बी 20/P, यानी कि 20/10, तो 2 आ जाएगा। दैट मीन्स ये थर्ड आंसर जो है आपका यहाँ पर ये सही होगा। हुई बात क्लियर? आगे देखिए नैश इक्विलिब्रियम से। ओके, सो ये देखिए अब बड़े ध्यान से, यहाँ पे आपका ये है प्लेयर 1, ये है प्लेयर 2, ठीक है। सो लेट्स सी, अब जो प्लेयर 1 है हमारा, वो कैसे हम देखते हैं, 4, 3, 5 में से कौन सा चूज करेगा, 5 चूज करेगा। देन 2, 3, 4 में से 4 चूज करेगा, 5, 3, 3 में से 5 चूज करेगा। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज जब ऐसे आउटकम्स अलग बन रहे हो ना, ये डिफरेंट उस पर अपना कॉलम रो डिफरेंट पर बन रहे हैं, ये इस रो थर्ड रो में बन रहा है, ये आपका फर्स्ट में बन रहा है, दैट मीन्स डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। तो B2 दूसरे प्लेयर का अगर हम देखें, सो इट वुड बी 2, 1, 0 में से 2 चूज करेगा, 5, 2, 4 में से 5 चूज कर रहा है, एंड 2, 4, 1 में से 4 चूज कर रहा है। इसका भी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है ना, बिकॉज इसके भी जो आउटकम्स हैं वो अलग अलग उस पर चले गए कॉलम्स पर। तो दैट मीन्स यहाँ पे अब नैश इक्विलिब्रियम आपको साफ पता चल गया, 4, 4 आ रहा है नैश इक्विलिब्रियम का। सो स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन A3 एंड B2 विल आउटकम 4, 4। मतलब बात समझ आई ना। अच्छा, नैश इक्विलिब्रियम डोमिनेंट स्ट्रैटेजी पर मेरे अलग से भी क्लासेस हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है, 5 चूज करेगा 4, 3, 5 में से, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम विल बी 4, 4। नैश इक्विलिब्रियम डोमिनेंट स्ट्रैटेजी पर मेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं, यू कैन वॉच दैट आल्सो। आगे चलते हैं। सो देखिए मैचिंग है यहाँ पर, मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, फुल कॉस्ट प्राइसिंग एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो मैच करना है हमको। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, जो मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम डिग्री ऑफ मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ये मिशेल कलेकी के द्वारा दी गई है। देखिए इनके आपको सिर्फ इकोनॉमिस्ट ही पूछे जाते हैं, इन थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं आते, इनके इकोनॉमिस्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम थर्ड से मैच कर देंगे। और यहाँ पे थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट्स देख लो कौन कौन सी हम करते हैं। एक रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट होती है, किस इकोनॉमिस्ट ने दी है, आपको यही याद रखना है, हॉले ने दी है। अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट नाइट ने दी है। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉकर ने दी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर उसने आपको थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ही जस्ट पूछा है, तो नाम नहीं कोई दिया, सो वी विल मैच इट विद वॉकर, है ना। वॉकर की ही जो मैंने आपको दिखाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट थी, बी का फर्स्ट आ गया। तो मतलब इसी से पता चल रहा है सेकंड आंसर करेक्ट है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक दो ऑप्शनों से हमको पता चल जाता है कि ये आंसर सही है, बस मैच करके आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। समझाने के लिए बाकी भी समझा रही हूँ आपको। फुल कॉस्ट प्राइसिंग का कंसेप्ट हॉल एंड हीच ने दिया है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जो है ये आपकी दी है रॉबिन्सन ने। लेट्स सी,
ये देखिए एक तो है आपकी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, है ना, एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है जिसमें पेरेटो, जॉन रॉबिन्सन, बॉल्डिंग जो है ये शामिल है, ठीक है। इसके अलावा फुल कॉस्ट प्राइसिंग का कंसेप्ट हॉल एंड हिच ने दिया, ठीक है। बेसिकली ये प्राइजेज ऐसे होते हैं कि जिसमें ना एक प्रॉफिट मार्कअप ऐड होता है, दैट मीन्स फर्म सेट प्राइजेस, फर्म जो है वो अपनी टोटल एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंगली प्राइस सेट करते हैं, प्लस से स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्कअप, मतलब उसमें ही एक प्रॉफिट मार्कअप रख के चलते हैं, रैदर देन इक्वेटिंग मार्जिन, मतलब मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग इक्वेट करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं ना, जबकि फुल कॉस्ट प्राइसिंग में वो कहता है कि जो एक प्रॉफिट प्राइस फर्म सेट करते हैं जिस प्राइस पर उनको प्रोडक्ट बेचना है, उसमें वो अपना एक प्रॉफिट मार्कअप ऐड करके चलते हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो कॉस्ट लगा है वो प्लस उनका जो प्रॉफिट मार्कअप होता है वो उसमें ऐड ही होता है प्राइस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब ये आपके जनवरी 2025 का मतलब कि आपके ये हो गए दिसंबर 2024 के। सो देखिए गिवन द सेस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन पूछा उसने कौन सा है। सो ये आपका होता है, लेट्स सी, ये जो आपका पी पैरामीटर आपको दिख रहा है ना, अब ये अलग अलग सोर्सेज पर ये पैरामीटर अलग अलग, कई सोर्सेज पर इसको बीटा दिया होता है ना। सो बस आपको उसका लोकेशन बेसिकली याद होना चाहिए। देखिए मैं आपको इक्वेशन ये लिख कर दिखाती हूँ, ये इस तरह से आपका बनता है, आउटपुट इज इक्वल टू A1, ये आपका इनपुट है x1, ठीक है। इसके ऊपर पावर में आपका सब्सटीट्यूशन पैरामीटर होता है, मे बी उसने स्मॉल p लिख दिया या बीटा लिख दिया, है ना। देन A2 सेकेंड इनपुट, फिर उसके ऊपर सब्सटीट्यूशन पैरामीटर 1 ओवर दिस आल्सो सब्सटीट्यूशन पैरामीटर, ठीक है जी। सो दैट मीन्स जो आपका ये चीज़ है ना, दिस इज योर सब्सटीट्यूशन पैरामीटर और दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस पी। हाँ जी आंटी, ठीक है ठीक है। So that is the formula of elasticity of substitution basically is equal to 1 over 1 minus substitution parameter, clear। तो इसमें आपको जैसे अगर आप पूछा गया हो कि भाई जो सब्सटीट्यूशन पैरामीटर है वो इतना है और इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन निकालो, है ना, देन यू कैन फाइंड इट इजीली, ओके। So choose the feature which does not fit with the features of monopolistic competition. फीचर चूज करो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से नहीं मैच होता। सो कौन सा होगा, लेट्स सी, फर्म्स हैव लिटल कंट्रोल ओवर प्राइस। लिटल कंट्रोल ओवर प्राइस किसका फीचर है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो फर्म्स का सम कंट्रोल ही प्राइस पर होता है, बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बेस्ट एग्जांपल आपके आसपास सभी एग्जांपल है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही चल रहा है। पेन पकड़ा हुआ है अब मेरे हाथ में, कोई भी पेन ले लो, कोई पेंसिल ले लो, है ना, एक सेलो का पेन है, एक उसका पेन है आपका, दूसरी किसी कंपनी का पेन है ना, एक वंडर जेल का पेन है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड्स। आप लोग कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड्स, परफ्यूम्स डिफरेंट ब्रांड्स, टूथपेस्ट सेम प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड्स, सोप सेम प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड्स, है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड्स, ठीक है। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अब यहाँ पे सम कंट्रोल होता है पर पूरा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि अपने कंपटीटर्स को भी देख के चलना पड़ता है ना कि वो कितना प्राइस पर बेच रहे हैं। सो कुछ कंट्रोल प्राइस पर होता है, फर्स्ट वाला सही है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये वाला फीचर हम परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक में नहीं। मोबिलिटी परफेक्ट का मतलब है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस प्रोडक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, वो पूरी तरह से एक से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। मोबाइल है, ठीक है, जैसे लेबर मोबाइल की हम बात करें तो लेबर एक से दूसरी जगह जा सकती है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, बिल्कुल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इसी से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन रहा है कि भाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ना। फैक्टर प्राइसेस टेक्नोलॉजी गिवन है, ठीक है, ये भी अजम्पशन, मतलब सेकंड वाला अजम्पशन आपका मोनोपोलिस्टिक का नहीं आया। आगे चलते हैं। सो द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर सरप्लस का बेसिस मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस में देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका भी बेसिस कहीं ना कहीं आपका जो है वो
लॉ ऑफ डिमांड का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रहता है। इसी तरह जो कंज्यूमर सरप्लस है उसका बेस भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो हम समझते हैं कैसे, ठीक है। सो कंज्यूमर सरप्लस क्या है? दैट इज अ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन प्राइस जितना कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए और एक्चुअल प्राइस जो उन्होंने पे किया, ठीक है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो उनको मिली कि अगर वो प्राइस कम प्रोडक्ट कम प्राइस पर ले रहे हैं, जितना उन्होंने सोचा था, है ना, या जितना मैक्सिमम विलिंग थे वो देने के लिए, उससे कम प्राइस पर अगर वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो देयर विल बी कंज्यूमर सरप्लस, है ना। मान लीजिए मैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 10 रुपये देने के लिए तैयार थी, मिल गया मुझे 5 रुपये में, सो डेट डिफरेंस विल बी 5 रुपीज विल बी कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। सो हाउ कंज्यूमर सरप्लस इज द बेसिस, हाउ द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेट्स सी। सो यहाँ पे क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो स्टेट करता है कि जैसे जैसे एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा गुड की कंजम्पशन करता है, एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? बेसिकली एडिशनल यूटिलिटी, एडिशन मेड इन टोटल यूटिलिटी, ठीक है, दैट गेट फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेज। यानी कि जैसे जैसे, अब जैसे बचपन में क्या होता था, हम लोगों को आइसक्रीम बड़ी पसंद होती थी, रोज ही आइसक्रीम खाई जाए ऐसा होता था ना। जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम खाई जा रहे हैं ना, यूटिलिटी कहीं ना कहीं कम होनी शुरू हो जा रही है। और एक दिन तो ऐसा आ रहा है कि अब बोल रहे हैं कि बहुत खा लिया, अब नहीं, अब और नहीं खा सकते, ठीक है, यूटिलिटी कम होनी शुरू हो गई अब, है ना। सो ईच एडिशनल यूनिट, मतलब उस चीज़ का हर एक एडिशनल यूनिट लेने से यूटिलिटी जो है, सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो पहले से कम होनी शुरू हो गई। यानी कि ईच एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन, एडिशनल यूटिलिटी है, वो डिक्रीज होनी शुरू हो गई। दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर बिहेवियर का ये बेसिक है। कंज्यूमर बिहेवियर आप लोग, हम सब लोग, मतलब हमारी लाइफ में ये चीज़ एप्लीकेबल है ना। सो रिलेशनशिप इसका क्या है अब कंज्यूमर सरप्लस से? लेट्स सी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि ईच एडिशनल यूनिट की वैल्यू जो है कंज्यूमर के लिए वो कम होती जाती है। दैट मीन्स कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मोर फॉर द फर्स्ट फ्यू यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट देन फॉर सब्सिक्वेंट यूनिट्स। कि जो पहले, अब जब आपको आइसक्रीम बहुत पसंद थी, आप उसके लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार थे। जब ज़्यादा उसको कंज्यूम करी जा रहे हैं, आपका यूटिलिटी उससे कम होता जा रहा है, तो अब आप उसके लिए उतना पे करने को तैयार नहीं है जितना पहले पे करने को तैयार थे, है ना। दैट लीडिंग टू कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। एग्जाम्पल, इफ़ यू ईट स्लाइसिस ऑफ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, फर्स्ट स्लाइस बहुत सेटिस्फैक्टरी है आपके लिए, जैसे जैसे एडिशनल स्लाइस की तरफ बढ़ रहे हैं कम सेटिस्फेक्शन हो रही है। दैट मीन्स आपका उसके लिए विलिंगनेस टू पे भी कम होता जा रहा है ना। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को इसलिए उसने कहा है दैट इज द बेसिस फॉर कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। आगे चलिए। सो द टेंजेंसी पॉइंट, the tangency point between non-linear isoquant and an isocost line identifies. सो ये आपका है इsocost लाइन एंड दिस इज योर isoquant कर्व। कहता है इनका जो ये वाला टेंजेंसी पॉइंट है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है ये, दैट इज द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, व्हेन वेयर ए फर्म कैन प्रोड्यूस ए ड्राइव्ड आउटपुट एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, की यानी कि लीस्ट कॉस्ट, कम कॉस्ट पर, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर जो प्रोड्यूसर है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, अपना गिवन आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, ठीक है। सो एट दैट पॉइंट वेयर isoquant कर्व इज टेंजेंट टू isocost लाइन। सो फर्स्ट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आगे चलते हैं। सो देखिए मैचिंग्स है ये आपका, अभी पहले भी ये क्वेश्चन आया था, न्यूमैन एंड मॉर्गेनस्टन जो है ये गेम थ्योरी से रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। सो ए को सेकंड से मैच करना है, इससे ही मेरा एलिमिनेशन मेथड यूज हो रहा है कि भाई ए को अगर सेकंड से करना है तो इन दोनों को हम लोग काट देते हैं, ठीक है। देन
और जो चीज़ देखिए आपको पता है, जैसे स्टेकलबर्ग लीडरशिप मॉडल के बारे में हमको पता रहता है। स्टेकलबर्ग लीडरशिप मॉडल बेसिकली नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है, नैश इक्विलिब्रियम हमारा कुर्नो मॉडल, बैटन मॉडल, स्टेकलबर्ग मॉडल इनमें होता है। सो सी का थर्ड हो गया आपका। बस इसी से आंसर क्लियर हो रहा है और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी नहीं भी आते हो, अब बच्चा क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है चीटिंग, सिंगल शॉट गेम, ये तो नई सी चीज़ें आ गई है, एक्सल रोड नई सी चीज़ आ गई। अब नई सी चीज़ तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस क्वेश्चन में ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपको आती होगी और जिससे आप आंसर अप्रोच कर सकते हैं, है ना। यू नाउ आपने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो यू कैन अप्रोच टूवर्ड्स आंसर, अगर आपको मैचिंग में एक दो भी सही पता हो तो, है ना। एक का तो चलो एक से एलिमिनेशन हो जाता है, दूसरे वाले से आंसर हमारा निकल ही जाता है। सो सारा पढ़ लेते हैं एक बार इसको। देखिए, एक्सेलरोड इज नोन फॉर हिज वर्क इन द इवेल्युएशन ऑफ कोऑपरेशन पटी, हाँ टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी है इसकी। टिट फॉर टैट दैट मीन्स एक ऐसा कर रहा है तो बदला, है ना। टिट फॉर टैट क्या होता है, बदला लेना उसका, कि वो ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी, तभी बोला है, ठीक है। स्टेकलबर्ग लीडरशिप मॉडल की वन प्लेयर मूव्स फर्स्ट, इसमें एक लीडर है दूसरा फॉलोअर है, एक ऐसा गेम। और नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है, इट कैन इसमें नैश इक्विलिब्रियम रहता है और हमने पूरा ओलिगोपोली के मॉडल्स में पढ़ा हुआ है कैसे रहता है। फिर सिंगल शॉट गेम हो गया आपका। सिंगल शॉट गेम को हम चीटिंग से मैच करते हैं, बिकॉज सिंगल शॉट गेम में क्या है कि रेसिप्रोसिटी नहीं है, कि मतलब एक ऐसा कर रहा है तो दूसरा रेसिप्रोसिटी नहीं कर रहा। बात समझे हो, इन्हें गेम प्लेड ओनली वंस, मतलब एक ही बार वो प्ले हो रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि एक ने ऐसा किया अब दूसरा जवाब में ऐसा करेगा, जैसे टिट फॉर टैट में हो रहा था, इसमें वैसा नहीं है। सिंगल शॉट गेम एक ही बार गेम प्ले हो रही है, ठीक है। नो अपॉर्चुनिटी फॉर रिपीटेड इंटरेक्शन, उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अगले को भी कोई मौका मिले अपना रिपीट करने का। सो दैट्स वाई इसको चीटिंग बोला जाता है सिंगल शॉट गेम को, ठीक है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मॉडल किससे करेंगे। देखिए, जब भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात होती है तो हम लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर से उसको मैच करते हैं। यस, सो अब जब आप इससे मैच कर रहे हो ना, तो देखिए अब आंसर तक, अब सबसे पहले सारे मैच मत करने लग जाओ, ऑप्शंस को देखिए। ए को आपने थर्ड से मैच कर दिया, अब इससे ये दो आपके हो रहे हैं एलिमिनेट, है ना। अब यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि बी का या तो फर्स्ट है या तो बी का सेकंड है। तो अब देखो बी का या फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा। देखो, प्रोड्यूसर फर्स्ट सेट द प्राइस, बैटर्न मॉडल में क्या होता है, प्राइस कंपटीशन। अब एक फॉर्म एज्यूम करके चलता है, भी दूसरा फॉर्म अपने प्राइस को उतना ही रखेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्राइस चार्ज करता है ना। तो पहले प्राइस सेट किया जाता है और उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस होता है, तो वो बी का आएगा फर्स्ट, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन ठीक है। अब जो ये वाला है कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस वाला आपका, ये स्टेकलबर्ग मॉडल आ गया, लीडर फॉलोअर। ओलिगोपोली मॉडल, अब ओलिगोपोली ये सारे बैटन स्टेकलबर्ग ओलिगोपोली के ही मॉडल्स हैं। ओलिगोपोली का मतलब ही है फ्यू कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स इन द मार्केट, ठीक है। सो डी का फोर्थ आ गया, समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं। ये सारा वही समझाया हुआ है आपको, आप ओलिगोपोली मॉडल्स वाली क्लासेस के लिए देख सकते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट। सो रीड द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द करेक्ट चॉइस कंपैटिबल फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव। सो देखिए, कहते हैं इफ ए प्रोफेसर असाइंस ओनली लेटर ग्रेड्स टू एन एग्जाम, एक प्रोफेसर जो है एग्जाम में लेटर ग्रेड असाइन करता है, वही नाउ दैट ए स्टूडेंट हु रिसीव्स ए ग्रेड ऑफ ए, जिस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला, डिड बेटर देन ए स्टूडेंट, वो ऑब्वियसली बी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट वी कैन नॉट से हाउ मच बेटर फ्रॉम दैट, पर हमको ये नहीं पता कि ऑर्डिनल स्केल पर वो कितना अच्छा उससे परफॉर्म कर रहा है। नोर कैन वी टेल, हम ये भी नहीं बता सकते वेदर द डिफरेंस इन द प्रेफरेंस बिटवीन एन ए स्टूडेंट एंड ए बी स्टूडेंट एंड सी स्टूडेंट, ठीक है, कि तीनों में कोई प्रेफरेंस भी नहीं हम बता सकते ए बी एंड सी में। सो ये किसका एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से समझिए। उसने कहा है कि प्रोफेसर ने लेटर ग्रेड असाइन किए हैं और हु रिसीव्स ए ग्रेड डिड बेटर देन ए स्टूडेंट हु रिसीव बी ग्रेड, बट वी कैन नॉट से हाउ मच बेटर, ठीक है, कितना इसने बेटर किया। और ये भी नहीं कह सकते वेदर द डिफरेंस इन प्रेफरेंस बिटवीन ए बी, कि दोनों की प्रेफरेंस में डिफरेंस कितना है। तो ये कौन सा केस है, मार्शल यूटिलिटी, रिवील्ड प्रेफरेंस, लट्स की इक्वेशन, या इनडिफरेंस कर्व। देखिए ये इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। एग्जाम्पल में एक तो ऑर्डिनल रैंकिंग की बात करी गई है, ठीक है,
ना कि हमको बस ये पता है, जैसे अब मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या होता था, कार्डिनल रैंकिंग, यानी कि कार्डिनल रैंकिंग में क्या है कि नंबर की टर्म्स में हम उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं कि मुझे भाई इस चीज़ से इतने यूनिट्स यूटिलिटी मिल रही है, इस चीज़ से इतने यूनिट्स यूटिलिटी मिल रही है, वो चीज़ होती थी इसमें। पर ऑर्डिनल रैंकिंग यानी कि जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो ऑर्डिनल रैंकिंग की बात करता है, उसमें हम ये बता सकते हैं कि भाई हाँ मुझे इस चीज़ से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, पर कितनी ज़्यादा मिल रही है ये चीज़ नहीं हम बता सकते। तो स्पेसिफिक यही चीज इसमें कही गई है कि भाई मुझे पता है कि ए बी से बेटर परफॉर्म कर रहा है, पर कितना बेटर कर रहा है वो नहीं पता, कि ऑर्डिनल स्केल में हम सिर्फ रैंकिंग देते हैं, हमको ये नहीं चीज पता होती कि ये चीज इससे कितनी प्रेफरेबल है ना। सो दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, यही ऑर्डिनल यूटिलिटी की पहचान है, दैट इज रिवील्ड अपना इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, this kind of reasoning relates to ordinal utility where preferences can be ranked, preferences को रैंक किया जा सकता है पर क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो इनडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक प्रेफरिंग ए ओवर बी, पर एग्जैक्टली कितने प्रेफरेंस में डिफरेंस है वो नहीं पता चलता ऑर्डिनल यूटिलिटी से। ठीक है, आगे इनकोरेक्ट ऑप्शंस। अब जैसे मैंने कहा आपको कि मार्शल यूटिलिटी जो है ये कार्डिनल यूटिलिटी के बेस पर है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में ऑब्जर्व्ड चॉइसेस की बात ज़्यादा आती है। स्लट्स की इक्वेशन तो अलग चीज़ है, सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स की इसमें बात आती है, नॉट प्रेफरेंस रैंकिंग। तो इसलिए हमने इसको इनडिफरेंस कर्व से एनालिसिस से मैच किया। बिकॉज प्योरली ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात आ रही थी उसमें। सो अरेंज द फॉलोइंग, बेसिकली रिवील्ड प्रेफरेंस में भी ऐसा नहीं है कि कार्डिनल अप्रोच है उसमें भी ऑर्डिनल, बट उसमें ऑर्डिनल रैंकिंग है ठीक है, बट ऑब्जर्व्ड चॉइसेस पर वो चीज ज्यादा फोकस्ड है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम अर्लियर टू लेटेस्ट। अब ये हम क्रोनोलॉजी में इसको करेंगे, चॉइस ऑफ टेक्निक, शैडो प्राइजेस, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ इसका सारे का क्रोनोलॉजी। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट एल्फ्रेड मार्शल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, शैडो प्राइजेस जेन टिम्बर्गन, हमने पहले भी पढ़ा था, उन्होंने दिया लेट 1940s टू 1950s, क्रोनोलॉजी में मैंने देखो इस तरह से आप इसको करें, इट्स पब्लिकेशन डेट इज 1959 बेसिकली, देयर इज अ मिस्टेक देयर, इट्स पब्लिकेशन डेट इज 1959, सो दैट अब क्रोनोलॉजी सही बन गया ना, ECABD राइट, 59 देन 60, देन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन जी हार्डिन 68, और इनके ऑथर्स भी याद रख लीजिए आप। आगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो प्राइस लीडरशिप इक्विलिब्रियम इज ए नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी, बिल्कुल प्राइस लीडरशिप में भी नैश इक्विलिब्रियम रहता है, बैटरैंड इक्विलिब्रियम में भी रहता है, स्टैकलबर्ग में भी रहता है, मोनोपोली इक्विलिब्रियम नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, कुर्नो इक्विलिब्रियम भी नैश इक्विलिब्रियम है। थर्ड आंसर है ABC, लेट्स अंडरस्टैंड। सो नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे फर्म अपना बेस्ट डिसीजन लेता है गिवन द अदर, दैट मीन्स ईच प्लेयर चॉइस इज ऑप्टिमल कंसीडरिंग द चॉइसेस ऑफ अदर्स, मतलब अपना ऑप्टिमल चूज करता है वो कंसीडरिंग द चॉइस ऑफ अदर्स। तो जैसे हम अपना बैटर्न में देखते हैं, कुर्नो में देखते हैं कि कुर्नो मॉडल में क्या है कि फर्म दूसरे के आउटपुट को कांस्टेंट एज्यूम करके अपना बेस्ट आउटपुट जो है वो चूज करता है अपनी इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। बैटर्न के मॉडल में भी दूसरे के प्राइस को वो कांस्टेंट एज्यूम करके अपना जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस है वो करता है, चूज करता है ना। सो अपनी ऑप्टिमल चॉइस उसकी रहती है कंसीडरिंग द चॉइस ऑफ अदर्स। मोनोपोली इक्विलिब्रियम है, मोनोपोली इज नॉट ए नैश इक्विलिब्रियम बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल फर्म्स। तो मोनोपोली नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, बाकी सारे ओलिगोपोली के मॉडल्स में नैश इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है जी, सो ये चीज। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो देखिए अब इसमें उसने यूटिलिटी
यूटिलिटी की इक्वेशन दी हुई है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, बजट भी दिया हुआ है, ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ परचेज ऑफ एक्स एंड वाई मुझे पता करना है। सो लेट्स सी, अब हम ना सिंपली इस पर वैसे लगाने को हम इस पर लेग्रेंजियन लगा सकते हैं, लेग्रेंजियन से एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकलेंगी, पर वो काफ़ी बड़ा चल जाएगा, डेरिवेशंस करनी पड़ेंगी। तो एक सिंपल वे है कि हम इससे ना पहले अपना बजट कंस्ट्रेंट बना लेते हैं। बजट कंस्ट्रेंट इज बेसिकली एक्स, प्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई, प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू बजट इज 130। सो एक्स नहीं पता, पी एक्स पता है, 4x आ गया, 6y आ गया 130। ठीक है, ये आपका बजट कंस्ट्रेंट हो गया, राइट। अब ये जो बजट कंस्ट्रेंट है, इस पर देखो मैं x एंड y की कौन सी वैल्यूज पुट करूंगी कि वो मेरा 130 के बराबर आएगा। सो लेट्स सी, अगर मैं फोर्थ वाले ऑप्शन से 16 एंड 11 यहाँ पे पुट करूंगी तो इट विल बी इक्वल टू 130। दैट मीन्स दैट इज 64 प्लस 66, तो करके देखो ये 130 आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स फोर्थ आंसर जो है आपका ये सही होगा सिंपली। ठीक है, अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ ए कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड। अच्छा, कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के लिए कौन सी आउटकम जो है वो सही है? मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड इज द सेम, सही है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं ना, देखते हैं आगे। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, देखिए ये भी सही है। लेट्स सी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन गुड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइजेस, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। जब भी हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं तो ये मैं चीज़ आपको हमेशा ही पढ़ाती हूँ, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इट विल बी लाइक दैट। सो इस तरह से ये आपका बजट लाइन है जो ये प्राइस एक्स ओवर प्राइस वाई, प्राइस रेशियो डिपिक्ट करती है, इसका स्लोप, और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मुझे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है। सो जहाँ पे ये दोनों इक्वल है देयर इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन में क्या है देखिए, कंज्यूमर रीचेज द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व इन द इंडिफरेंस मैप। कंज्यूमर जो है हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पर पहुंचता है इंडिफरेंस मैप में। मैं आपको आगे इसकी भी डायग्राम दिखाती हूँ। लेट्स सी, ये देखिए, तो वो सही नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो दैट इज अ बेसिकली इंडिफरेंस मैप, तो ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर इंडिफरेंस मैप में हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच जाएगा। बेसिकली एक कंज्यूमर का ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट वो होता है जो इंडिफरेंस कर्व मेरी बजट लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, चाहे वो इंडिफरेंस मैप में ये वाला कर्व हो, चाहे वो इंडिफरेंस मैप में ये वाला कर्व हो, दैट मीन्स बजट लाइन उससे टच होनी चाहिए। यहाँ पे इसके कन्वेक्स पोर्शन पर बजट लाइन टच होनी चाहिए, तब कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, ये नहीं है कि इंडिफरेंस मैप में हाईयर इंडिफरेंस कर्व पर कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन है। सो दैट्स वाई सी ऑप्शन आपका गलत था। तो सही आंसर इसका थर्ड वाला है। ए मैंने बताया आपको सही है, बी भी सही था, और डी वाला दैट इज कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन, दैट इज आल्सो राइट। ई में क्या कहा है उसने, फ्रॉम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन हिज और बजट लाइन। नहीं, देखिए कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है इंडिफरेंस कर्व वाले पॉइंट्स पर। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व्स के अलग अलग पॉइंट्स पर कंज्यूमर इनडिफरेंट है, पर बजट लाइन जो है उसके पॉइंट्स पर थोड़ी ना वो इनडिफरेंट है। ठीक है, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन बजट, नहीं। सो दैट्स वाई ई गलत है आपका, दे। आगे चलते हैं। सो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, वाटर डायमंड पैराडॉक्स, वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स, मैचिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है कि ये केन्स ने दिया है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जिसमें हम ये समझते हैं। देखिए इंडिविजुअल लेवल पर सेविंग एक अच्छी चीज़ है और हमेशा आपने सुना भी है बचा के रखो, सेव करके रखो, बुरे टाइम में काम आएगा। पर केन्स कहता है कि होल इकॉनमी ही अगर कंजूसी करने लग जाए, थ्रिफ्ट यानी कि कंजूसी, पूरी इकॉनमी में अगर सेविंग ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो उससे इकॉनमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट व्हेन पीपल कट स्पेंडिंग टू सेव मोर, अगर खर्चना कम कर दे सेव ज़्यादा करें तो एग्रीगेट सेविंग डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि एक पर्सन अगर खर्च करेगा तो वो तभी दूसरे की इनकम बनेगी ना, है ना। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट अंडर कंजम्पशन थ्योरी का पार्ट है,
बिजनेस साइकिल विच सुजेस्ट इकोनॉमिक डाउन टर्न्स आर कोज्ड बाय हाई सेविंग। इकोनॉमी में डाउन टर्न आ जाती है अगर ज़्यादा सेविंग होने लग जाए तो, है ना। तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स आपका आ गया एडम स्मिथ का। अब ए को मैंने जैसे ही थर्ड से मैच किया, अब एलिमिनेशन इसी तरह से करनी शुरू कर दीजिए। जब मैंने ए को थर्ड से मैच किया, यू कैन एलिमिनेट दीज टू ऑप्शंस। वाटर डायमंड पैराडॉक्स हमको पता है एडम स्मिथ का है, ये बी का फोर्थ बेसिकली, इसी से भी नहीं भी आंसर पता चला। चलो वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स, वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स पिगू मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स इज बाय बाउल्डिंग, थर्ड वाला ऑप्शन। अब समझ लेते हैं इसको हम थोड़ा थोड़ा सबको। सो लेट्स सी, डायमंड वाटर पैराडॉक्स बेसिकली एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। उसने कहा कि भाई डायमंड जो है वो क्यों इतना मतलब इतना नीड भी नहीं है लोगों को उसकी, है ना, तब भी वो इतना महंगा है। पानी जिसकी सबको ज़रूरत है वो इतना सस्ता है, ऐसा क्यों है। वाटर सबके लिए ज़रूरी है तब भी लो प्राइस पर है। डायमंड लिटिल प्रैक्टिकल यूज़ है तब भी इतने एक्सपेंसिव है, ठीक है। सो ये मार्शल और ऐसे इकोनॉमिस्ट ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। उन्होंने कहा कि बेसिकली इसके पीछे का रीज़न है मार्जिनल यूटिलिटी, कि वाटर जो है वो इतना अबंडेंट क्वांटिटी में है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है ना। एक गिलास पानी से हमको कोई इतना यूटिलिटी तो मिल नहीं रहा, आराम से सब जगह क्योंकि मिल जाता है। पर आज की डेट में जैसे जैसे इतने एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं, पानी की वैल्यू बढ़ती जा रही है ऑब्वियसली, है ना। सो इसलिए कहता है उसका प्राइस कम है। डायमंड जो है बहुत स्केर्स है, बहुत जो है ये अबंडेंट क्वांटिटी में नहीं हमको मिलते, है ना। इनकी मार्जिनल यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। डायमंड हमको मिल जाए तो हम कितने तृप्त हो जाएंगे, है ना। एक पानी के गिलास से ज़्यादा ऑब्वियसली जो डायमंड है वो ज़्यादा यूटिलिटी रखता है हमारे लिए। सो दैट्स वाई कहता है उसका प्राइस ज़्यादा है। फिर वेल्थ इफेक्ट जो हमने ये पढ़ा था ना पीगू का, वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स भी इसको बोलते हैं, वेल्थ इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, कि जब वेज प्राइस डिक्रीज होता है, वेज प्राइस डिफ्लेशन आता है, तो वेल्थ, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट ये सब बढ़ते हैं। बेसिकली उसने रिलेशन बताया कंजम्पशन, वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में ड्यूरिंग डिफ्लेशन। क्योंकि बेसिकली कहता है कि जब प्राइस कम होगा तो प्राइस कम होने से हमारी रियल इनकम कहीं ना कहीं बढ़ती है। रियल इनकम बढ़ेगी तो वो कहता है कंजम्पशन बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी, ये चीज़, ठीक है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स जो है बाउल्डिंग ने दिया है, जिसमें उसने कॉन्ट्राडिक्शन को हाईलाइट करा है कि जो इंडिविजुअल लेवल पर बेनिफिशियल है वो सोसाइटल लेवल पर बेनिफिशियल शायद ना हो, है ना। मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो बेसिकली, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सो ये देखो अब क्वेश्चन, बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स ना, मतलब मैं इस चीज़ को लेकर इतनी परेशान हूँ ना। मैंने ना स्पेशली एक डेडिकेटेड क्लास लगाई हुई है इफेक्ट्स को लेकर, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, यूट्यूब पर भी डाली हुई है, पेड में भी ली हुई है, सब जगह, ठीक है। बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं, कोई आके कमेंट कर रहा है अरे मैम इनकम इफेक्ट तो पॉजिटिव होता है इस गुड के केस में, अरे मैम इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव होता है इस गुड के केस में, है ना। तो मतलब मैंने कितनी बार बोला है कि पूरी वीडियो सुन लो, देख लो, सब समझ में आ जाएगा। असल में रिसोर्सेज आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, पर आप ये नहीं समझते हो कि उस रिसोर्स में ऐसा क्यों लिखा है। अगर किसी रिसोर्स में पॉजिटिव लिखा हुआ है गिफन गुड के केस में इनकम इफेक्ट, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों उसने पॉजिटिव लिखा है। अगर नेगेटिव लिखा है तो क्यों नेगेटिव लिखा है, रीजनिंग क्या है उसके पीछे की। ये चीज़ आप नहीं समझते। तो वो सब चीज़ मैंने आपको एक लेक्चर में समझा रखी है कि इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव किस गुड के केस में कैसे होते हैं। और उसमें मैंने कॉन्ट्राडिक्शन भी आपकी बताई है। दैट मीन्स जो बच्चे बोलते हैं कि गिफन गुड के केस में पॉजिटिव होता है इनकम इफेक्ट, उनका भी बताया कि वो किस नज़रिए से देखे तो पॉजिटिव होता है। तो वो सब चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी हैं, उसमें डायग्रामेटिकली चीज़ें समझा रखी हैं। तो आप प्लीज़ वो वीडियो लेक्चर जाकर ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो अब आपके एग्ज़ाम में जिस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो एग्ज़ाम में तो इसी तरह से पूछा जाता है कि भाई गिफन गुड इनकम अपना इंफीरियर गुड के केस में ये नेगेटिव ही रहता है। लेट्स सी, हाँ देखिए,
नॉर्मली हम कैसे इस इफेक्ट को डिपिक्ट करते हैं कि अगर इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की तो वो उन गुड्स की डिमांड को कम कर देता है जो इन्फीरियर होते हैं, जो गिफन होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, जो चीपर होते हैं, जो सस्ते होते हैं। ठीक है, सो दैट्स द रीजनिंग कि हम गिफन गुड एंड इनकम इफेक्ट के केस में इनकम इफेक्ट को नेगेटिव लेके चलते हैं, जबकि नॉर्मल गुड के केस में जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। पर ये जो डायरेक्शन होती है ना इसकी इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की, जब हम डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं पूरा, वो कंपनसेटिंग डिमांड कर्व वाली डायग्राम बना के, हिक्स एंड स्लट्सकी वाली, है ना, वो कंपनसेटेड डिमांड कर्व वाला पूरा जब हम डायग्राम बनाते हैं, ये वाला डायग्राम अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो इस तरह से हम कर्व लेते हैं, फिर ये कंपनसेट होके पीछे आ जाता है, एक कर्व यहाँ बनाते हैं, एक कर्व यहाँ बनाते हैं, ये वाली डायग्राम समझाई हुई है सारी मैंने आपको। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे तो उसका जो एरो होते हैं ना इन इफेक्ट्स के, एरो, उस एरो के जो साइन है उसके अकॉर्डिंगली कई लोग उसको इफेक्ट को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, उस एरो के साइंस के कंटेक्स्ट में। तो वो आप पूरी वीडियो देखना, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर अगर आपको सीधा सीधा ऐसे एग्जाम में पूछा हुआ कि गिफन गुड के केस में इनकम इफेक्ट क्या है तो उसका आंसर नेगेटिव रहता है। ठीक है जी, तो डायग्राम के कंटेक्स्ट में इसी तरह ना स्लोप का भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चे को, कि अगर हम डायग्राम से स्लोप देखें तो ऐसे आता है, नॉर्मल एक डिमांड का की इक्वेशन के कंटेक्स्ट में स्लोप हम ऐसे लेते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस इकॉनमी में कॉमन होती हैं। तो देखिए लेट्स सी, सो यहाँ पे अब गिफन गुड्स जो हैं दैट आर स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स की ही स्पेशल टाइप ऑफ गिफन गुड्स होती हैं। तो अब उसने जो ऊपर क्वेश्चन पूछा है आपसे, ही आस्क्ड कि अगर इनकम इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, तो और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट होगा तो वो गुड कौन सा होगा। देखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट किस केस में होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इन्फीरियर गुड के केस में डोमिनेट होता है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड, बट इन केस ऑफ गिफन गुड जो है इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। सो इन दैट केस द आंसर इज इन्फीरियर गुड बट नॉट गिफन। हाँ, ये इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इन्फीरियर एंड गिफन दोनों गुड के केस में, पर नॉर्मल गुड के केस में ये सारे इफेक्ट्स का डायरेक्शन सेम होता है। ये वही डायरेक्शन की बात कर रही हूँ जो हम डायग्रामेटिकली समझ चुके हैं, उस पर पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है मेरा, देखना वो। ठीक है, सो ये चीज़, और सबसे लेटेस्ट वाला देखा करो प्लीज़ लेक्चर जब देखते हो ना, सबसे लेटेस्ट वाला कोशिश करो देखा करो, पुराने वाला ना देखना जो अभी कुछ महीने पहले ही पढ़ा होगा, है ना लेक्चर, वो वाला देखना सबसे लेटेस्ट वाला। सो आगे चलते हैं। ओके, सो लेट्स सी, अब यहाँ पर भी आपको मैच करना है। इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 लग्जरी गुड्स के केस में रहती है भाई, है ना, कि हम इनकम अपनी बढ़ने से इन गुड्स की डिमांड काफ़ी बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव रहती है। और जो इन्फीरियर गुड्स हैं उसके केस में क्या होता है कि हम इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड कम कर देते हैं। तो अभी मैंने पढ़ाया नेगेटिव इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, तो अब जो लोग पॉजिटिव बोलते हैं देख लो ध्यान से, पॉजिटिव किस कंटेक्स्ट में होता है, दैट थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वीडियो लेक्चर। ठीक है, कोशिश करूँगी उसका लिंक कमेंट्स में पिन भी कर दूँगी। सो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं वैसे ये, कि अगर मैं कहूँ कि टी का प्राइस बढ़ा, टी का प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, ये पॉजिटिव हो गया ना, इसका प्राइस बढ़ा इसकी डिमांड बढ़ गई, तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इज इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। आंसर तक अप्रोच करने के लिए सिंपल, जब मुझे ए का थर्ड पता चल जाता है तो मेरे ये दो ऑप्शन हो जाते हैं एलिमिनेट। अब देखो बी का सेकंड आना चाहिए या फर्स्ट आना चाहिए, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी बी का फर्स्ट आ गया तो इससे आपको सही आंसर पता चल जाता है। ठीक है, देन डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड जब होती है तो प्राइस कंजम्पशन कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो लेट्स सी, ऐसे ये देखो, ये प्राइस कंजम्पशन कर्व मेरा ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसे है ये, लेट्स सी, ये जो आपको डॉट्स वाली लाइन दिख रही है ना, ऐसे है मेरा प्राइस कंजम्पशन कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो प्राइस कंजम्पशन कर्व ट्रेस, ये चलो हमने पढ़ा था पहले भी प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व मींस दैट एज प्राइस ऑफ गुड एक्स फेल्स कंज्यूमर परचेजेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। ठीक है ना, कि जब एक्स का प्राइस गिरता है तो कंज्यूमर एक्स पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और वाई पहले से कम प्रोड्यूस कर रहा है। देखो
वाई पहले से कम प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर यही चीज़ हम एक्स के कंटेक्स्ट में देखें, एक्स पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ना, हो रही है ना चीज़। तो ऐसा बोल सकते हो कि मैंने प्राइस ऑफ गुड चेंजेस फॉर विच, अब एक्स का प्राइस चेंज हुआ और एक्स के लिए डिमांड इलास्टिक थी, है ना, तो इसलिए कि जो एक्स है उसकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है ना, तभी एक्स की डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है। सो प्राइस कंजम्पशन कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज एक्स की डिमांड यहाँ पे रिलेटिवली वाई से इलास्टिक है। सो दैट इज द थिंग। सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी जो है आपकी पॉजिटिव होती है, और कंप्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये आपकी नेगेटिव होती है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following are true pertaining the problems of asymmetric information। सो देखो असमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में हम एक पढ़ते हैं एडवर्स सिलेक्शन, एक हम पढ़ते हैं मॉरल हैजर्ड, एक प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम भी पढ़ते हैं, है ना, तो वही चीज़ है अब यहाँ पर भी। सेलर्स कैन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ असमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बाय सेंडिंग बायर्स सिग्नल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है जी, जो सेलर्स हैं वो असमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं कि वो बायर्स को कुछ ऐसे सिग्नल्स दे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, तो उससे बायर्स को जानकारी जो है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, जिससे असमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कम हो सकती है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देन इफ ए सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट हैज़ बेटर इन्फॉर्मेशन, कहते हैं अगर प्रोडक्ट के सेलर को बेटर इन्फॉर्मेशन है क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, देन बैड प्रोडक्ट्स टेंड टू ड्राइव गुड प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द मार्केट। हाँ, कि अगर ये ऐसा है कि सेलर जो है उनको प्रोडक्ट्स की ज़्यादा नॉलेज है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी बुरी है, और बायर्स को इतनी नॉलेज नहीं है, तो सेलर्स आसानी से क्या कर सकते हैं कि अपने बैड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा हाइप करके उनको बेच सकते हैं, जिससे बैड प्रोडक्ट्स गुड प्रोडक्ट्स को तो मार्केट से वैसे ही आउट कर देते हैं, क्योंकि गुड प्रोडक्ट्स का ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा होता है ना। तो अगर वही चीज़ हम कंज्यूमर को शो कर रहे हैं कि आपको भाई इतने 30 रुपए में मिल रही है ना, तो कंज्यूमर 50 रुपए वाली चीज़ क्यों लेगा? तभी लेगा अगर हम क्वालिटी में डिफरेंस बताएंगे। अगर हम क्वालिटी में डिफरेंस बताएंगे ही तो ऑब्वियसली कंज्यूमर 30 रुपए वाली चीज़ लेगा, तो जिससे बैड प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, गुड प्रोडक्ट्स मार्केट से चले जाएंगे। यही चीज़ हम एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम जो रहती है मार्केट ऑफ लेमन्स उसमें भी पढ़ते हैं। बी वाला ऑप्शन कर सकते हैं ऐसा सेलर्स बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी वेज थ्योरी, वेज लोअर देन द, नहीं, एफिशिएंसी वेज थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि जो कंपिटिटिव वेज से वेज हाई होती है उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, ये उसने वेज लोअर लिखा हुआ है, ये सी वाला गलत हो गया। एडवर्स सिलेक्शन राइज होती है बिल्कुल असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण ही एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम इंश्योरेंस मार्केट में रहती है, क्रेडिट मार्केट में रहती है। पूरी एग्जाम्पलों के साथ मैंने इंश्योरेंस एंड क्रेडिट मार्केट में आपको एडवर्स सिलेक्शन मॉरल हैजर्ड समझा रखा है। देन ओनर्स कैन अवॉइड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बाय डिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दैट गिव देयर एजेंट्स इंसेंटिव। बिल्कुल, ओनर्स प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं कि वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जो उनके एजेंट्स को इंसेंटिव दें बेटर परफॉर्म करने का। सो ए बी डी ई ऑप्शन जो है ये आपके सही हो गए। एंड if both input and output markets are competitive and firms are profit maximizing, then in equilibrium each factor of production earns। देखिए, तो ये आपका हो गया ना कि अगर इनपुट एंड आउटपुट मार्केट्स दोनों में ही परफेक्ट कंपटीशन है, तो आपको अगर याद हो तो मैं इस तरह ना हमारा वीएमपी कर्व बनता होता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और ये आपका वेज दैट डिपिक्ट द वेज रेट, और ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाला जो कर्व होता है दैट इज द बेसिकली डिमांड फॉर लेबर कर्व, है ना। सो वैल्यू ऑफ इट्स यही चीज़ आनी है। परफेक्ट कंपटीशन है अगर इनपुट मार्केट में आउटपुट मार्केट में, और फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट विल अर्न वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। so that is the demand curve for labor also in a perfect competition। if perfect competition is in input and output market, यहाँ इसको हम फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट भी बोल देते हैं, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका वीएमपी कर्व जो है वो वेज रेट से टच करता है एट दैट पॉइंट। देन
अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो इफेक्ट ऑफ एनी टैक्स, टैक्स के इफेक्ट को हम बिल्कुल डिकम्पोज कर सकते हैं इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में। कैसे समझ लेते हैं, देखिए सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट टैक्स के कंटेक्स्ट में कैसे रहता है। सो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हैपन व्हेन अ टैक्स चेंजेस द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब एक कमोडिटी पर मान लीजिए टैक्स लगा, तो टैक्स लगने से उस कमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ गया, तो कंज्यूमर जो है दूसरी कमोडिटीज की डिमांड बढ़ा देगा जो लेस टैक्स है, जिन पर कम टैक्स लगा हुआ है, दैट इज अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, है ना। सो इनकम इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट अक्कर व्हेन टैक्स रिड्यूसेस, टैक्स लगा किसी कमोडिटी पर, है ना, तो कंज्यूमर की रियल इनकम कम होगी क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया कमोडिटी का, तो लोगों की रियल इनकम यहाँ पे कम है, ये डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे कम है कि ज़्यादा टैक्स उसके पीछे उनको पे करना पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल कंजम्पशन उनकी कम होगी, है ना, कमोडिटी के लिए। सो दैट इज द इनकम इफेक्ट। एग्जाम्पल भी मैंने दी हुई है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड दैट आल्सो। देन ये वाला सही है। अब बी में उसने कहा है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो लंप सम टैक्स से एसोसिएटेड होता है बट इनकम इफेक्ट से नहीं। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज जो लमसम टैक्स है डज नॉट कॉज ए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, बिकॉज लमसम टैक्स में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी नहीं होता, बिकॉज इट डज नॉट अल्टर रिलेटिव प्राइजेस, इट ओनली रिड्यूसेस रियल इनकम, इनकम इफेक्ट होता है। समझिए, लमसम टैक्स का मतलब होता है जैसे मैंने ना, जैसे पर्टिकुलर आपने इस चीज़ पर टोल टैक्स जैसे हम देते हैं 20 रुपये टैक्स, जो परसेंटेज फॉर्म में नहीं होता, एक लमसम अमाउंट होती है जो देनी होती है, तो उसका कोई सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नहीं है, बिकॉज उससे ऐसा नहीं है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में तो हमने ये पढ़ा था ना कि रिलेटिव प्राइस उस चीज़ के चेंज हो रहे हैं, कि एक कमोडिटी पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है दूसरे पे कम लग रहा है, तो रिलेटिव प्राइस चेंज हो रहा है, तो मैंने एक की डिमांड छोड़ के दूसरे की करनी शुरू कर दी, पर इसका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नहीं है बिकॉज रिलेटिव प्राइसेस पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, इट डज नॉट एल्टर रिलेटिव प्राइसेस। इससे सिर्फ एक रियल इनकम कंज्यूमर की रिड्यूस हो रही है बिकॉज उसको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो एज ए टैक्स देनी पड़ रही है। सो लमसम टैक्स के केस में इनकम इफेक्ट होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज इट डज नॉट चेंज द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स, जो मैंने आपको बताया। तो बी वाला इसलिए आपका ऑप्शन गलत है। सी में उसने लिखा था ग्रेटर द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ग्रेटर इज द डेड वेट लॉस, बिल्कुल सही है। सब्सटीट्यूशन अवे फ्रॉम टैक्स, क्योंकि जब एक गुड पर टैक्स लगेगा तो हम उसका डिमांड कम करके दूसरी लेस टैक्स्ड कमोडिटीज का डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, दैट मीन्स हमने सब्सटीट्यूट कर लिया ना उस गुड को। सब्सटीट्यूशन अवे फ्रॉम टैक्स्ड गुड्स, इससे इनएफिशिएंसी, डेड वेट लॉस हुआ एंड स्ट्रॉन्गर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इंक्रीजेस दिस। डेड वेट लॉस उतना ही बढ़ेगा जितना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बढ़ेगा। डेड वेट लॉस क्या है? लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, है ना, ओवरऑल सोसाइटी वेलफेयर का जो लॉस है ना, वो चीज़। तो ये भी सही है। अब फोर्थ में कहा देयर इज आल्सो ए डेड वेट लॉस एसोसिएट विद द रिडक्शन इन प्राइजेस परसीव्ड बाय प्रोड्यूसर एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। बिल्कुल, अब ये तो हमने ठीक है, एक कंज्यूमर को डेड वेट लॉस हो रहा है, उसको ज़्यादा टैक्स्ड चीज़ ज़्यादा खरीदनी पड़ रही है, उसका प्राइस पहले से ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो कंज्यूमर के लिए वो एक लॉस है, दैट आल्सो लीड टू डेड वेट लॉस। पर कहते हैं प्रोड्यूसर के कंटेक्स्ट में भी वो डेड वेट लॉस होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस भी तो डेड वेट लॉस है। फोर्थ ऑप्शन में ये चीज़ कही है उसने। देखो कहता है टैक्सेस कैन कोज प्रोड्यूसर, टैक्सेस के कारण ऐसा हो सकता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको लोअर इफेक्टिव प्राइजेस मिलें, कि प्रोड्यूसर्स को अपने एंड पर टैक्स अगर ज़्यादा देना पड़ रहा है तो उनको उनकी प्रोडक्ट की कीमत कहीं ना कहीं कम मिल रही है, तो उससे भी डेड वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस का भी कहीं ना कहीं इससे लॉस हो रहा है। ठीक है जी, समझ गए? आगे चलते हैं। So this is from game theory again, playing each strategy with probability, that is a mixed strategy। mixed strategy में क्या है कि प्लेयर जो है वो एक सिंगल एक्शन को चूज नहीं करता, बेसिकली सभी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको एक प्रोबेबिलिटी असाइन की जाती है इसमें, ठीक है, असाइंस प्रोबेबिलिटीज टू ईच ऑफ देयर पॉसिबल एक्शंस। तो मतलब प्रोबेबिलिटी असाइन करके हर एक अपने पॉसिबल एक्शन को उसमें से चूज किया जाता है रेदर देन चूजिंग ए सिंगल एक्शन। तो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में आपका हो गया ए का फोर्थ हो गया। देन दैट इज बेसिकली प्लेइंग ईच स्ट्रैटेजी विद प्रोबेबिलिटी, हर एक स्ट्रैटेजी को प्रोबेबिलिटी के साथ प्ले किया जा रहा है कि भाई इसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी, इसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी, इस तरह से। तो मैक्सिमम पे ऑफ गिवन द स्ट्रैटेजी ऑफ अदर, ये आपका, अब आप कहोगे भाई ये तो नैश इक्विलिब्रियम से भी कहीं ना कहीं वो हो रहा है ना, तो दैट इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन, क्योंकि नैश इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन बिहेवियर से भी मैच कर रहा है ना। सो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन
को हम बी से मैच करेंगे बिकॉज नैश इक्विलिब्रियम कुड बी मैच विद लॉन्ग रन बिहेवियर आल्सो. लेट्स सी मैक्सिमम पे ऑफ गिवन द स्ट्रैटेजी ऑफ अदर. बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन, एक ऐसी स्ट्रैटेजी, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ये बेसिकली एक नैश इक्विलिब्रियम का बेस है ना. तो कि हर एक प्लेयर जो है वो अपने बेस्ट रिस्पॉन्स प्ले करता है. गिवन दूसरे की स्ट्रैटेजी को गिवन लेकर हाईएस्ट पॉसिबल पे ऑफ जो है दैट गिव्स ए प्लेयर द हाईएस्ट पॉसिबल पे ऑफ. सो लॉन्ग रन बिहेवियर जैसे मैंने आपको कहा नैश इक्विलिब्रियम से हमने मैच कर दिया. और आप ये नई चीज़ पढ़िए, ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी दैट इज पीरियड ऑफ पनिशमेंट इज इनफाइनाइट. इसको हम देखते हैं क्या है. ये जो है ना आपकी ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी बड़ी इंटरेस्टिंग है देखना. इसमें बेसिकली क्या, इन्फिनिटली रिपीटेड गेम्स. ध्यान से समझो, इसमें क्या होता है कि गेम्स प्लेड अगेन एंड अगेन फॉर एवर और फॉर एन अननोन नंबर ऑफ राउंड्स की जो गेम प्ले होती है वो इन रिपीटेड टाइम्स प्ले होती है, इनफाइनाइट टाइम्स प्ले होती है. ठीक है, तभी उसने किससे मैच किया था, पीरियड ऑफ पनिशमेंट इज इनफाइनाइट. क्यों ऐसा होता है इसमें, देखो हाउ इट वर्क्स. यू कोऑपरेट एट द फर्स्ट, पहली बार एक प्लेयर ने कोऑपरेट कर लिया, पर अगर दूसरा प्लेयर उससे चीट करता है यू पनिश देम फॉर एवर बाय नेवर कोऑपरेटिंग अगेन, है ना. तो उसको हमेशा के लिए पनिश किया जाता है बाय नेवर कोऑपरेटिंग अगेन. इसलिए उसने इसका नाम क्या लिखा है, देखो आगे, पीरियड ऑफ पनिशमेंट इज इनफाइनाइट. ऐसी गेम जिसमें पनिशमेंट की पीरियड इनफाइनाइट हो जाती है कि एक बार कोऑपरेट किया पर दूसरे प्लेयर ने चीट किया, तो आप अब जो अपना पनिशमेंट का पीरियड है उसको इनफाइनाइट बना रहे हो. रिपीटेड गेम की एक टाइप है. ठीक है जी, आगे चलते हैं. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेसिकली. लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस से ये क्वेश्चन आया था आपको. कहता है लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सियम्स ऑफ यूटिलिटी थ्योरी. तो हम सबसे पहले लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस के बारे में समझ लेते हैं कि ये होती क्या है. इसमें क्या है, वन गुड इज इन्फिनिटली मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर, की एक गुड जो है वो दूसरे गुड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और गुड वाई का मतलब एक गुड का आप मुझे जितना मर्जी अमाउंट दे दो तब भी मैं इस वाले गुड के थोड़े अमाउंट को ही प्रेफर करूँगी. बात ध्यान से समझो. नो अमाउंट ऑफ गुड वाई कैन कंपनसेट फॉर लॉस ऑफ गुड एक्स. देखो एक सिंपल सी उसकी उदाहरण है, मेरे पास 2 यूनिट्स ऑफ वाटर और 1 यूनिट ऑफ पीस है. लेट्स सी, 1 यूनिट ऑफ पीस है, वाटर एंड 100 पिज़्ज़ाज. ठीक है, आप इसको ज़्यादा प्रेफर करोगे या 2 यूनिट्स ऑफ वाटर एंड ओनली 1 पिज़्ज़ा. नो अमाउंट ऑफ गुड वाई, आप गुड वाई की जितनी मर्जी अमाउंट बढ़ाई जाओ ना, है ना, पर वो गुड एक्स के लॉस को कंपनसेट नहीं कर सकती. बात समझो, यहाँ पे आपको गुड वाई का कितना बड़ा अमाउंट दिख रहा है पर पानी का सिर्फ पहले से एक अमाउंट कम दिख रहा है. तो मैंने क्या कहा, गुड वाई का जितना मर्जी अमाउंट बढ़ाई जाओ पर क्योंकि एक्स में आपको लॉस हो रहा है तो वो चीज़ इसको कंपनसेट नहीं करेगी, यानी कि आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. यू विल सेलेक्ट 2 यूनिट्स ऑफ वाटर 1 यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. 100 पीस कम भी मिल रहा है, 99 पीस कम भी मिल रहा है, चलेगा, पर ये तो उससे ज़्यादा मिल रहा है ना. अगर इस चीज़ को जितना मर्जी बढ़ाकर मैं 1000 भी कर दूँ पर अगर इसमें लॉस दिख रहा है, मुझे इसका 1 रह रहा है, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी. नो, दैट इज नो अमाउंट ऑफ गुड वाई कैन कंपनसेट फॉर ए मिनिमम, कम से कम मतलब थोड़ा सा भी लॉस गुड एक्स में बर्दाश्त नहीं कर सकती. अब गुड वाई को जितना मर्जी बढ़ा दो, है ना. दैट इज द लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस बेसिकली. तो इसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस. क्लियर हो गई बात आपको. अब देखिए इसमें उसने इसके एक्सियम दिए हैं. कहता है कौन सा लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस वायलेट करती है, कौन से एक्सियम को, कौन से एक्सियम को ये वायलेट करती है. कौन कौन से एक्सियम दिए हैं, ट्रांजिटिविटी एक्सियम, कन्वेक्सिटी एक्सियम, कंटिन्यूटी एक्सियम, इंडिपेंडेंस एक्सियम. तो हम एक बार ये चारों एक्सियम यूटिलिटी थ्योरी के देख लेते हैं क्या होते हैं. ठीक है, ट्रांजिटिविटी एक्सियम यूटिलिटी थ्योरी का क्या है कि अगर कंज्यूमर ए को प्रेफर कर रहा है बी से एंड बी को प्रेफर कर रहा है सी से, देन दे शुड प्रेफर ए टू सी. और हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना. सो इफ आई प्रेफर टी ओवर कॉफी एंड कॉफी ओवर जूस, देन आई मस्ट प्रेफर टी ओवर जूस. सो लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस इसको फॉलो करता है, मतलब वायलेट नहीं करता, क्योंकि इसमें एक स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है ना, पूरी स्ट्रिक्ट एंड कंसिस्टेंट प्रेफरेंस है कि
एक फिक्स्ड ऑर्डर में मुझे ए को बी से प्रेफर करना है एंड बी को सी से प्रेफर करना है, इट डजंट वायलेट द लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस डजंट वायलेट द ट्रांजिटिविटी एक्सियम। बेसिकली जो लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस है ना वो किसको वायलेट करती है, कॉन्टिन्यूटी एक्सियम को। इसका आपका आंसर है थर्ड वाला। कैसे, क्यों इसको वायलेट करती है, देखो कॉन्टिन्यूटी एक्सियम में होता है इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो वो कहता है अगर ए को बी से प्रेफर किया हुआ है, बी को सी से प्रेफर किया हुआ है, तो कोई ए एंड सी का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो बी के इक्वल हो। लेट्स सी कि मतलब ए एंड सी का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जिसमें थोड़ा ए हो थोड़ा सी हो, दैट शुड बी इक्वल टू बी। यानी कि अगर कहता है टी इज बेटर देन कॉफी एंड कॉफी इज बेटर देन जूस, ए टी है बी कॉफी है सी जूस है, इफ ए इज बेटर देन कॉफी एंड टी इज बेटर देन कॉफी एंड कॉफी इज बेटर देन जूस, तो कहता है मिक्स ऑफ ए एंड सी। मिक्स ऑफ ए एंड सी का मतलब कि टी एंड जूस का मिक्स, कोई थोड़ी सी टी थोड़ा सा जूस, वो इक्वल होना चाहिए कॉफी से। यानी कि इससे जो आपको यूटिलिटी मिल रही है इस कॉम्बिनेशन से, है ना, वो इक्वल होनी चाहिए इससे मिलने वाली यूटिलिटी से। ये कॉन्टिन्यूटी एक्सियम है यूटिलिटी थ्योरी का। पर लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस इसको वायलेट करती हैं, क्योंकि उसमें तो हमने पढ़ा था कि लेस इंपॉर्टेंट गुड का आप जितना मर्जी अमाउंट बढ़ा दो, पर हम उसको प्रेफर कर ही नहीं सकते अगर वो मोर इंपॉर्टेंट गुड में थोड़ा सा भी लॉस दिखा रहा है तो। ठीक है, तो ये ट्रेड ऑफ वहां पे पॉसिबल नहीं है। अब अगर सी था ही लेस इंपॉर्टेंट, है ना, सी था ही लेस इंपॉर्टेंट क्योंकि बी ए को भी इससे प्रेफर कर लिया, बी को भी इससे, तो फिर हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ए एंड सी का थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन जो वो बी के इक्वल बना दो, है ना, कि अगर सी की, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिक में तो हमने पढ़ा था कि हम एक की जितनी मर्जी लेस इंपॉर्टेंट गुड की जितनी मर्जी क्वांटिटी बढ़ा ले तब भी हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे अगर दूसरे में लॉस होगा तो, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड में लॉस होगा तो, है ना। पर यहाँ पे देखो उसने कहा कि थोड़ा ए का ले लो थोड़ा सी का ले लो, दैट शुड बी, उससे मिलने वाली यूटिलिटी बी के इक्वल होगी। तो ध्यान से समझो ना कि लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस वायलेट कर रही हैं इस कॉन्टिन्यूटी एक्सियम को, बाकियों को नहीं, बाकी वायलेट नहीं हो रहे। बाकी के भी आप देख सकते हो, यू कैन रीड बाय योर ओन। और इस पर मेरा एक, मैंने जून वाले सेशन में पूरा क्लास लिया हुआ है लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस पर, यू कैन आल्सो वॉच दैट सेशन आल्सो, जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। ठीक है जी, इंडिपेंडेंस एक्सियम एंड कन्वेक्सिटी एक्सियम पर। ओके, सो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक।